यस तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कंटिन्यू रख रहे हैं। अभी तक आपको पता है हमने एक्सेस डिमांड के बारे में जाना कि एक्सेस डिमांड होता क्या है, और हमने ये जाना कि एक्सेस डिमांड के कारण क्या हो सकते हैं जिससे एक्सेस डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद हमने देखा कि उसके क्या इम्पैक्ट हमारे मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब एक्सेस डिमांड है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो उसी तरीके से इसको कंट्रोल करने के लिए भी सेंट्रल बैंक ने जो है कुछ चीज़ें तैयार कर रखी, जिसको मैं एक इंस्ट्रूमेंट के नाम से बोलता हूँ। तो मेजर टू कंट्रोल, ऐसे कौन से मेजर हैं कंट्रोल करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए? एक्सेस डिमांड को। ठीक है, तो उसमें पहला है मॉनिटरी, यह है मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, दूसरा है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, हम इन दोनों टॉपिक को वन बाय वन करके समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं मॉनिटरी पॉलिसी से। तो मॉनिटरी पॉलिसी क्या होता है? देखो, जो मॉनिटरी पॉलिसी होता है वो क्या होता है? मॉनिटरी मीन्स मतलब क्या होता है? मनी, जो डायरेक्टली मनी से रिलेट करता हो। ठीक है, अब मनी से रिलेट करता है मतलब हम यहाँ पर डायरेक्टली एक जो सेंट्रल बैंक है वो डायरेक्टली ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं जो डायरेक्टली मनी के ऊपर अफेक्ट करती हैं, जिससे मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाता है और हम एक्सेस डिमांड को कम कर सकते हैं। उसके लिए जो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है वो है बैंक रेट। क्या है? बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? वो रेट जिस पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। ओके, उसी को हम बैंक रेट बोलते हैं। जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है उसे हम बैंक रेट बोलते हैं। ओके, तो अब मार्केट में एक्सेस डिमांड है, तो अब यहाँ पर जो है हमारी सेंट्रल बैंक वो ये करेगी कि बैंक रेट को बढ़ा देगी। जब बैंक रेट को बढ़ाएगी तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? लोन कम लेगा सेंट्रल बैंक से, और जब कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक के पास में पैसा कम रहेगा लोगों को लोन देने के लिए, और वहाँ पर इस लोन को कम करने के लिए जो कॉमर्शियल बैंक है वो खुद भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो मार्केट में लोग लोन कम लेंगे, और जब पब्लिक लोन कम लेगी तो मार्केट में कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पहले तरीके से हम जो है एक्सेस डिमांड को कम कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। दूसरा हमारा है यहाँ पर रिपो रेट। ठीक है, रिपो रेट एक तरह से रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी है। मतलब यहाँ पर जो है कॉमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटी को दे देता है सेंट्रल बैंक को, और बदले में उनसे लोन ले लेता है उस सिक्योरिटी के बदले में। बट यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि जब कभी भी कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से अपनी सिक्योरिटी को दोबारा से रीपर्चेस करेगा तो वो किस रेट पर परचेस करेगा ये पहले से ही प्री डिटरमाइंड रहता है। तो यहाँ पर रिपो रेट मतलब क्या हो गया? रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटी को दे देता है सेंट्रल बैंक के पास में, और बदले में लोन ले लेता है, पैसे ले लेता है, और फिर जब उसको क्लियर करता है कॉमर्शियल बैंक तो अपनी सिक्योरिटी को दोबारा परचेज कर लेता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? रिपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा। जब रिपो रेट इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगे? लोन जो है वो कम लेंगे। जब कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे तो उससे क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक के पास में पैसा कम बचेगा लोगों को लोन पर देने के लिए, तो कॉमर्शियल बैंक भी यहाँ पर क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आपको पता है क्या होगा? लोग लोन कम लेंगे। जब लोग कम लोन लेंगे तो कंजप्शन इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली मनी फ्लो कम हो जाएगा, और हम बेसिकली यही चाहते हैं कि एक्सेस डिमांड को किसी भी प्रकार से कम किया जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम तीसरी बात करने वाले हैं कि रिजर्व रिपो रेट। तो देखिए, रिजर्व रिपो रेट और रिपो रेट पे डिफरेंस क्या है?
यहाँ रेपो रेट में तो क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक बोरो करता है मनी किससे, सेंट्रल बैंक से, और यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक मनी बोरो करता है कॉमर्शियल बैंक से। अब यहाँ देखना और यहाँ समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक जो है गेम खेलता है। कैसे, जब सेंट्रल बैंक मार्केट में ये देखेगा कि मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो मैं किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हुए कम करूं, तो वो क्या करेगा, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। अब आप बोलोगे सर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, उससे क्या होगा, उससे ये होगा जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनको लालच आएगा कि अरे यार रिज़र्व बैंक को लोन देने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि रिज़र्व बैंक जो है बदले में ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल बैंक को लोन देंगे हाई इंटरेस्ट कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। क्योंकि रिज़र्व बैंक वहाँ से क्या करेगा, उनसे हाई इंटरेस्ट पर लोन लेगा। जैसे ही हाई इंटरेस्ट पे लोन लेगा तो बहुत सारे बैंक उनको लोन देंगे। जब बहुत सारे बैंक इनको लोन देंगे तो उन कॉमर्शियल बैंकों के पास में फ़ंड कम बचेगा। तो जब उनके पास फ़ंड कम बचेगा लोगों को लोन देने के लिए, तो वो भी क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग वैसे भी लोन नहीं लेंगे, और जब लोग लोन नहीं लेंगे तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, और जब कंजप्शन इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं तो मार्केट में मनी कैसे फ्लो करेगा ज़्यादा, तो एक्सेस डिमांड धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाएगी। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। जो हम फोर्थ है वो देखते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। इसको समझते हैं। इसके अंदर जनरली दो होते हैं, एक होता है CRR, एक होता है SLR। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। इट मीन्स यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज मेंटेन करना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास में सभी कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का। जितना भी कॉमर्शियल बैंक के पास में टोटल डिपॉजिट है उसका एक मिनिमम परसेंटेज सेंट्रल बैंक बोलता है उनको अपने पास में मेंटेन करने के लिए, उसे हम CRR बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही SLR होता है जो टोटल डिमांड और लायबिलिटी को देखते हुए एक मिनिमम परसेंटेज मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को अपने ही पास बोलता है कि आपको अपने पास में इतना मिनिमम परसेंटेज मेंटेन करना है। तो आपको समझ में आ रहा है CRR SLR क्या होता है। तो CRR मतलब टोटल डिपॉजिट के ऊपर एक मिनिमम परसेंटेज मेंटेन करने के लिए बोलता है सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को, जो उनके पास जमा करवाए। SLR होता है जो एक मिनिमम लेवल ऑफ डिपॉजिट कराना खुद के पास ही डिपॉजिट रखे, जो सेंट्रल बैंक उनको बोलता है, और वो टोटल डिमांड और लायबिलिटी के अनुसार डिसाइड किया जाता है। अच्छा, अब इन दोनों से कैसे हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इन दोनों के रिजर्व रेशियो को सेंट्रल बैंक बढ़ा दे कि तुम्हें ये 10% की बजाय 20% मेंटेन करके रखना है, तो वहाँ पर क्या होगा, कॉमर्शियल के बैंक के पास में कम पैसा बचेगा लोगों को लोन देने के लिए। तो वो भी क्या करेंगे, कॉमर्शियल बैंक वाले भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, और जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग अपना आप लोन लेना कम कर देंगे, और इस तरीके से हम एक्सेस डिमांड को कम कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारा जो 5th पॉइंट है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटी को किसी भी कॉमर्शियल बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खरीद सकता है और बेच सकता है। इसी वजह से जहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदा बेचा जाता हो उस मार्केट को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे काम करेगा हमारे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। तो देखो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ये देखेगा कि मार्केट मनी फ्लो ज़्यादा है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचना चालू कर देता हूँ मार्केट में। और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, RBI की सिक्योरिटी है, कौन नहीं परचेस करना चाहेगा, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करना चाहेंगे क्योंकि फुल सिक्योर्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं सेंट्रल बैंक की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बल्क में सभी कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, परचेस करना चालू कर देंगे सेंट्रल बैंक की ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज़ को परचेस करना, जिससे क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक के पास में खरीदने की वजह से खुद के पास कम पैसा बचेगा। तो जब कम, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा तो किस में लगा दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेस करने में लगा दिया, अब उनके पास में पैसा कम बचा,
जब उनके पास पैसा कम बचेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, जिससे लोग लोन कम लेंगे। जब लोग लोन कम लेंगे तो आपको पता है वो मार्केट में कंजप्शन नहीं होगा ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगा, इन दोनों की डिमांड नहीं होगी मार्केट में, तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको जो ये 5 पॉइंट समझाए हैं, आपको आई होप ये समझ में आ रहे होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी से कैसे कंट्रोल किया जाता है। थैंक यू।